कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक चीज और करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, एक टॉपिक और छूट रहा आप लोगों का, थोड़ा सा उसको भी मैं करवा देता हूं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, क्वांटिटी, लिखो, एक टॉपिक और है ना, एक रिलेशन से रिलेटेड एक पॉइंट छूट रहा है, इसको मैं करवा देता हूं ताकि आप लोगों का जो नोट्स है वो इनकम्प्लीट किसी भी तरह से नहीं रहे, आप कभी भी इसको बना पाओ। लिखो, रिलेशन हमको निकालना है, क्या रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग क्या लिखोगे, हम सारा चीज को हेडिंग में छोटा सा हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन किसमें, डिफरेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना तो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं ना, इसको मापते हैं, प्रेशर, क्वांटिटी, वेलोसिटी, आरपीएम, ठीक है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन में स्टार्ट होने वाला जो अलग अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, तो तुम क्या क्या निकालना सीखो, जो अलग अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है, वाटर गेज होता है, क्वांटिटी होता है। तो इसमें आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग एक एक करके नोट डाउन करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या रिलेशन किसके साथ है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं किसके किसके बीच जानते हैं हम लोग जानते थे क्वांटिटी और आरपीएम के बीच, किसके बीच रिलेशन, क्वांटिटी और आरपीएम। ए नंबर, क्वांटिटी इक्वल टू हम क्यू दिखा रहे हैं, एंड आरपीएम, आरपीएम मतलब आरपीएम किसका, आरपीएम ऑफ फैन का आरपीएम, फैन के आरपीएम के साथ एयर क्वांटिटी का रिलेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या मैं समझाऊंगा। ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट यूज होगा, किसमें यूज होगा बाबू, ये आपका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा मैं ना, थोड़ा डिटेल्स में आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको इलाबरेट करता हूँ। कैसे इलाबरेट करते, रुको, इसको थोड़ा सा ना चेंज करके लिखवाता हूँ, क्योंकि बहुत ये पूरा 2 पन्ने का नोट से मैं ऐसा करता हूँ कि ताकि एक पन्ने में आपका सिमट जाए। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट सोचने का टाइम दे दो, ज्यादा बेहतर होगा। एक्चुअली ये टॉपिक है, पहले टॉपिक को समझ लो। देखो, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप लोग पढ़े होगे, पीवी इक्वल टू आरटी। तो उसमें फिजिक्स में क्या होता है कि रूल काम करता है, तो रूल में रिलेशन होता है। रिलेशन अगर आपको पता है कि किसके बीच क्या है, तो डायरेक्ट तो सवाल पूछेंगे कि क्वांटिटी और इसके बीच रिलेशन क्या है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और नहीं तो न्यूमेरिकल टाइप का भी दे सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का कैसा देगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि हम लोग रिलेशन को जानते हैं कि किसके किसके बीच क्या है। और यहाँ पे क्या है, टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी मेरा क्या क्या है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसको एक साथ हो जाए, ताकि ज्यादा बेहतर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक साथ हम लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, पहले क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, किसका, आरपीएम ऑफ फैन का रोटेशन पर मिनट। इसका क्या होता है, इसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। आरपीएम को नॉर्मली एन से डिनोट किया था, मजबूरी में हमको भी एन से डिनोट करना पड़ा, नहीं तो आर से हम लोग लिख सकते थे। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखना सब अच्छे से, ठीक है। वेलोसिटी को नॉर्मली हम वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वी से। और क्या यहाँ पे है, वेलोसिटी हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, और रोटेशन पर मिनट हो गया ना। नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर गेज, दैट इज प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा, दैट इज, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर गेज बोल रहे हैं, डब्ल्यू जी से दिखा रहे हैं, वाटर गेज को डब्ल्यू जी से दिखा रहे हैं हम लोग। और एक लास्ट बचा आपका, ठीक है, पावर, पावर ऑफ द फैन, पावर ऑफ फैन, फैन का पावर के ऊपर, ठीक है, फैन का पावर के ऊपर, इसको हम लोग दिखा रहे हैं एचपी से। फैन का पावर को नॉर्मल किससे मापते हैं, एचपी से मापते हैं। तो ये सब का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करना है अगर मिले कभी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा एडवांस टाइप का, मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, आज जो टॉपिक कर रहे हैं ये थोड़ा एडवांस है। लास्ट का जो 2 क्लास पढ़ाया गया ना आपको, थोड़ा सा एडवांस है, और ये आखिरी क्लास एकदम तो पूरा का पूरा एडवांस है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ कर आए, उसके लिए एकदम पूरा ब्लाइंड लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत अजीब पढ़ रहे हैं, हम तो कभी सुने ही नहीं ऐसा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं बाबू, तुम एक बार अभी देख लो, फिर इस वीडियो को दोबारा कभी भी देख लेना, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के साथ, पहला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी के साथ किसका, हम लोग लेते हैं 1 नंबर वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ बाकी का रिलेशन, वेलोसिटी टू अदर, ठीक है, वेलोसिटी के साथ अदर का रिलेशन क्या है, माफ करना, वेलोसिटी नहीं क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी।
क्वांटिटी के साथ दूसरे चीजों का रिलेशन क्या होता है? Q इक्वल Q, क्वांटिटी के साथ ना बाकी का जो रिलेशन होता है ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब क्वांटिटी का जो रिलेशन है आरपीएम के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। यानी जो जितना तुमको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना तुमको वेलोसिटी देना पड़ेगा। तीसरा नंबर के, इसको मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूं बोल के। और तीसरा नंबर क्या है आपका? वाटर। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्यू डायरेक्टली मतलब हम लोग ये दो है, ठीक है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं, यहां से होगा भी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी दोनों के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या समझना है? मतलब एक बात हमको सिंपल समझ में आया यहाँ पे, एक बात हम सिंपल समझते हैं कि जितना मेरा, अगर हमको चाहिए क्वांटिटी हवा का ज्यादा चाहिए, इससे हमको क्या समझ में, अगर मेरा क्वांटिटी बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एन बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो वो क्या बढ़ाना पड़ेगा? एन बढ़ेगा। और जितना गुना तुम एन बढ़ाओगे, जितना टाइम्स तुम एन बढ़ाओगे, उतना टाइम्स क्वांटिटी बढ़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो हवा था तुम्हारा 400, ठीक है, और फैन का एन का मतलब क्या? आरपीएम। आरपीएम था 100, हवा क्या था? 400, और आरपीएम कितना था? 100। तुम क्या किए? इसको बढ़ा के कर दिए 200। आरपीएम को कितना करे? 200, मतलब कितना गुना बढ़ा दिए? 2 गुना बढ़ा दिए। ये भी तुम्हारा कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 400 का 2 गुना कितना हो गया? 800। तो इस तरह से बढ़ेगा। जितना टाइम्स तुम इसको बढ़ाओगे उतना टाइम्स ये बढ़ोगे। सिंपल इसका मतलब ये। उसी तरह जितना तुम वेलोसिटी को बढ़ाओगे उसी तरह तुम्हारा क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी तुम्हारा था 100, क्वांटिटी था 400, ठीक है। वेलोसिटी को तुम 200 कर दिए, क्वांटिटी तुम्हारा 800 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटी के साथ, आरपीएम के साथ क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना टाइम्स तुम बढ़ाओगे उतना टाइम्स बढ़ेगा। अब एक छोटा सा चीज देख लेते हैं कि सर आप बार बार बोल रहे हो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसा आएगा? न्यूमेरिकल सिंपल दे देगा। वो बोलेगा ना कि एक पंखा है, सिंपल क्या देगा वो? मैंने क्वेश्चन देके मैं समझा देता हूं। मान लो बोला एक फैन है, ठीक है, एक फैन है जिसमें इनिशियली उसका आरपीएम जो था ना, वो बोला कि इनिशियली उसका आरपीएम था 200, ठीक है, और उसमें क्वांटिटी जो आ रहा था आरपीएम 1, और क्वांटिटी जो था उसका था 600 क्वांटिटी था। अभी उसका जो आरपीएम हम लोग बढ़ा के, जो आरपीएम था ना उसको हम लोग बढ़ा कर क्या कर दिए? आरपीएम को हम लोग बढ़ा के कर दिए 300, ठीक है। तो क्वांटिटी Q2 बराबर कितना होगा? ये सवाल आपसे पूछा है ना। आपसे पूछा कि फैन का आरपीएम था तो 200 था, 600 था क्वांटिटी, और आरपीएम अगर 300 हो गया तो क्वांटिटी कितना होगा? ऐसा सवाल पूछा। तो इसको कैसे बनाओगे? बस इसी तरह करना है। मतलब अगर तुम इसमें अगर आपस में रिलेशन निकालोगे तो आपको पता है क्या होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया था? हम लोग जानते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो Q बराबर क्या हो जाए? Q बराबर N, K बराबर क्या हो? K बराबर Q बटा N होगा। तो अगर ये वाला कांस्टेंट है मेरा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Q1 बटा N1 बराबर होगा Q2 बटा क्या होगा? N2। बस इस फॉर्मूला को तुम क्या करोगे? जो फॉर्मूला आपका यहाँ निकला ना, इस फॉर्मूला में यहाँ पे बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या Q1 बाई N1, तो Q1 बाई N1 बराबर क्या हो? Q2 बाई N2। तो Q1 का वैल्यू कितना? 600 बैठा दो। आरपीएम इनिशियली कितना था आपका? आरपीएम इनिशियली कितना था? 200 था, तो 200 बैठा दो, बराबर Q2 का मान कितना हो तो निकालना आपको। Q2 छोड़ दो, कितना आरपीएम हो गया? नेक्स्ट 300 हो गया, 300 बैठा दो। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। इससे ही कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में कटेगा ना, 200 तिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो Q2 बराबर कितना आएगा? 300 तिया 900, बस 900 निकल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा एक जो डेरिवेशन था ना, एक डेरिवेशन से आपको सिखाया कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द ये। अब तुम बोलोगे सर ये तो आप सिखा दिए, दूसरा वाला भी थोड़ा बता दीजिए। दूसरा वाला में क्या करना? देखो उसमें क्या था, रिलेशन क्या था? N की जगह क्या था? V था। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Q1 बाई V1 बराबर Q2 बाई V2 बनेगा फॉर्मूला। इस तरह तुम फॉर्मूला बना बना के तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला हम कैसे बनाए? यहाँ कॉन्स्टेंट दे दिए, N लिख दिए, यहाँ पे N लिख दिए, Q बाई N इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब Q बाई N1 बराबर कॉन्स्टेंट है, तो Q1 बाई N1, Q2 बाई N2, इस तरह डॉट डॉट जितना भी होगा ना सब कॉन्स्टेंट ही होगा, दोनों का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते। वेरी गुड, बहुत सारा बच्चा नो सा आंसर बताया है। यू ऑल आर द वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट जो तुम लोग नो सा आंसर एक बार में दे पाए, बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने एक जो बेसिक चीज सिखाया आपको समझ में आया है। अगर क्लास में ऐसा कोई बच्चा इसको समझ में नहीं आया, एक बार रिप्लाई दे, उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। किसी के क्लास में अगर पावर वाला हम लोग बात करेंगे, पहले तो हम लोग एक ही चीज देखें, अभी 1 देखें, 2, 3, 4, 5 देखेंगे आपको, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा, ठीक है, मैंने पहले ही कहा आपसे कि न्यूमेरिकल हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग जाने।
एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बता देता, देखो ध्यान से। हम लोग को जानना था क्वांटिटी और किसके बीच, वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है ना। क्वांटिटी और अदर के जगह मैं लिख देता हूँ ना ब्रैकेट में, यहाँ पे अदर नहीं लिखते, अदर ठीक भी नहीं लग रहा, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी और वेलोसिटी, क्वांटिटी और आरपीएम लिख देते, क्या लिख देते, आरपीएम के बीच क्या रिलेशन। तो हम लोग जानते थे क्वांटिटी जो आरपीएम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैं पढ़ा, ये बताया कोई नहीं, मैं पढ़ा, ये मुझे बताया गया, ये कौन बताया गया मुझे, ये रिलेशन ना बताया गया। जब पता चला तो आपको पता है बाबू, फिजिक्स का नियम बोलता है कि जब ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलता है, ये रिलेशन का जो साइन होता है ना, इसको हटाएंगे हम लोग, तो इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट देना पड़ता है। तो इसको तुम हटाओगे तो k इंटू एन हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहां से अगर तुम k का मान निकालोगे तो क्या होगा, q बाई एन बराबर k। अब इसको अगर तुम फॉर्मूला का चेंज करोगे ना, तो जैसे q बाई एन बनाना, तो q1 बाई n1 लिखो, q2 बाई n2 लिखो, बराबर क्या होगा, k होगा, सब समय कांस्टेंट रहेगा। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, नियम यही बोलता है कि अगर ये कांस्टेंट हो तो q बाई n का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो आएगा वही। जैसे इसमें, जैसे इनिशियल इसका जो q बाई n का रेशियो और इसका q बाई n का रेशियो, दोनों का मान हमेशा समान रहेगा। इसका मतलब ये इनिशियल कंडीशन में q बाई n का रेशियो, q बाई n मतलब q मतलब क्वांटिटी और n का मतलब आरपीएम का जो रेशियो होगा, यानी देखो 600 बटा 200, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू सेकंड बार में आना चाहिए। सेकंड बार मतलब क्या, जो तुम्हारा क्या था, Q2 था और कितना था, और तुम्हारा 300 था, ये दोनों का मान सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो अनुपात होगा सेम होगा। तो सेम अनुपात लाने के लिए यहाँ 2 से काटोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 बार में कटेगा। तो यहाँ तुम कितना लिख के काटोगे जो 3 बार में कटेगा, तो 900 रहना चाहिए ना। तो देखो 900, इसीलिए आंसर तुम्हारा 900 निकला, समझ में। तो उसको हम लोग क्या किए, पहले फॉर्मूला में ड्राइव किए, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, फिर फॉर्मूला में क्या किया, हम लोग वैल्यूज को पुट कर दिए। जैसे ये आरपीएम था, तो आरपीएम को हमने किससे डिनोट किया, N1 ना, N1 बराबर कितना था, 200। Q1 बराबर कितना था, Q1 बराबर था, देखो यहाँ पे लिखा है 600। तो N1 के जगह हम लोग लिखा कितना, N1 के जगह हम लोग लिखा 200, और Q1 के जगह कितना लिखा, 600। उसी तरह Q2 तुमको निकालना था, Q2 को Q2 लिख दिए, और N2 नेक्स्ट टाइम आरपीएम कितना था, वो तो 300, तो 300 बैठा दिया, इसको सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। अब हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, तब तुम इसको बनाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देता है, ठीक है, उसके बाद तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक मैंने कहा ही था न्यूमेरिकल है। देख क्या बोल रहा है, क्या सवाल क्या बोल रहा है, सवाल एक देता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन। सवाल बोल रहा है रिलेशन बिटवीन, देखो अब पहले पहले क्या है, पहले सिंपल सवाल है, बोल रहा है एक फैन, ठीक है, एक फैन, ठीक है, फैन नहीं, एक एयर, ठीक है, मतलब हवा जहां फ्लो हो रहा ना, फ्लोइंग एयर जो हो रहा ना, फ्लोइंग एयर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से मैं देता हूं, एक वेलोसिटी जो था मेरा, वो जो वेलोसिटी था हवा का, दैट इज द V1, मैं लिख दे रहा हूं या V1, वो कितना था, वेलोसिटी एयर का था मेरा, मान लेते 80 था, ठीक है। और इसकी वजह से जो क्वांटिटी फ्लो हो रहा था ना, क्वांटिटी कितना फ्लो हो रहा था मेरा, वो हो रहा था 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी मेरा दैट इज V2, तो हम बढ़ा के अगर हम कर दे 120 कर दे, तो मेरा क्वांटिटी कितना फ्लो होगा, यानी Q2 कितना निकलेगा, सिंपल निकालना, बस ये करना है, सिंपल ये करना है। आपका सवाल सिंपल है कि अगर जहां पे मेरा एयर फ्लो हो रहा था ना, उसको इनिशियली दैट इज द V1 जो था वो 80 मीटर पर मिनट था, तो हम पूरा नहीं लिखे, सवाल को हम पूरा नहीं लिखे, टाइम वेस्टिंग है थोड़ा सा। अगर तुम चाहोगे सर थोड़ा सा बता दिए सवाल भी पूरा लिख के, तो लिखो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि जहां पे हवा फ्लो हो रहा है, जहां पे हवा बह रहा है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो था 80 मीटर पर मिनट था, तो उसके कारण जो क्वांटिटी फ्लो हो रहा है 1200 मीटर क्यूब पर मिनट का क्वांटिटी फ्लो हो रहा है। अगर उसी जगह हवा का रफ्तार को अगर हम लोग 120 मीटर पर मिनट कर देंगे, तो क्वांटिटी कितना फ्लो होगा, ये सिंपल सवाल। तो मेरा क्वांटिटी कितना फ्लो होगा, ये सिंपल सवाल है, सिंपल, आपको इतना ही जवाब देना, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, क्वांटिटी कितना फ्लो होगा, आपको ये जवाब देना, एकदम ये वाला है ना, इतना मीटर पर सेकंड, क्वांटिटी क्या होता है, मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। तो कितना क्वांटिटी, तो सिंपल, इसको कैसे बनाओगे, तो हम क्या बताए आपको फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले इसका रेशियो और इसका रेशियो लिखो हमेशा, V1 बाय Q1 बराबर V2 बाय Q2। तुम बोलोगे सर अगर उल्टा लिख दे तो, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे तो चलेगा। तुम बोलोगे सर इसको यहाँ लिखे तो चलेगा, तुम जैसा लिखना है तुम लिखो, चलेगा। तुम बोलोगे ना सर V1 बाय V2 बराबर Q1 बाय Q2 लिखे तो चलेगा, जो भी लिखोगे सब चलेगा, है ना, सबसे बनेगा मैथ। न्यूमेरिकल बनाना कुछ नहीं, सबसे बनेगा। उल्टा लिखोगे, जैसा लिखना लिखो, लेकिन ध्यान रखना क्या कि Q1 लिखोगे तो ऊपर वाला, Q2 नीचे, V1 अगर ऊपर है तो Q1 ऊपर, Q2 अगर क्या बोलता है Q1 नीचे है तो Q2 नीचे होना चाहिए, बस। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो V1 का वैल्यू कितना था, बोलो, V1 का वैल्यू मेरा कितना था, 80 था, 80 बैठा दिया। Q1 का वैल्यू कितना था, क्वांटिटी कितना आ रहा है इनिशियली 1200 आ रहा था, तो 1200 बैठा दो। V2 मेरा कितना दिया है, 120 बैठा दो। और Q2 तुमको निकालना है, Q2 की जगह, ये तो Q2 तुमको निकालना है ना भाई, Q2 डालने दिया। अब इसको बनाओ, इसका क्या होगा, 80 गुना Q2 बराबर
120 गुना कितना होगा 1200। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जब सॉल्व करोगे, है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 120 गुना 1200 बटा क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, है ना। इसको काट दो, ठीक है। एक शून्य काट दो, ठीक है। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूना 2 से काटो, 6 बार में 600 हुआ यहाँ पे, 6 तिया कितना हो गया 1800, यानी क्वांटिटी आपका कितना आ गया 1800 आ गया। कितना आ गया बाबू आपको क्वांटिटी, कितना आ गया आपका 1800 आ गया, 1800 1800 मीटर के पर मिनट। देखो सिंपल आ गया आपका। तो अगर आपका 80 था तो 1200 आ रहा था, तो आप 1800 12 120 की तो कितना होगा 1800 क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, इस तरह आप न्यूमेरिकल को बना सकते हो। बहुत बच्चा लोग जवाब दिया है, बहुत बच्चा लोग इसको बनाए हैं। जो बच्चा का आंसर 1800 मीटर क्यूब आया, 1800 मीटर क्यूब पर मिनट आया, उसका एकदम सही आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। हम आपको क्या सिखाए, हम आपको सिखाए क्या, हम आपको सिखाए बाबू कि कैसे आप ड्राइव करके फॉर्मूला से आप बना सकते हो। यूनिट क्या होगा, यूनिट तो मैं लिख दिया मीटर क्यूब पर मिनट, क्वांटिटी का जो यूनिट होता है ना, क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वही मैंने बताया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को बना सकते हो, किसी भी चीज तरह का न्यूमेरिकल को बना सकते हो। तो हम आपको क्या करेंगे, अभी रिलेशन और फॉर्मूला जो होता है, हम एक एक करके सारे फॉर्मूला और रिलेशंस को आपको बता देते हैं, ताकि आप क्या करो, आप इजीली आप किसी तरह का मैथ अगर मिले आपको, तो आप इसको आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलो अब हम इसको अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब दूसरा रिलेशन में जाते हैं। पहला वाला तो हो गया आपका क्वांटिटी वाला, अब बाकी जो रिलेशन उसको हम लोग देखते हैं, ओके, ठीक है। बाकी का रिलेशन देखते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। मेरे जगह नहीं है ना, इसलिए हमको 12 मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि हाँ बोले तो तुम अगर चाहोगे इसको ना ऐसा Q1, ठीक है, बाई N1 बाई V1 बराबर Q2 बाई V2, कुछ भी लिख के बनाओ, ये भी सही बनेगा। किसी तरह लिखोगे ना सही, लेकिन याद रखना V1 है तो यहाँ V2 होना चाहिए, Q1 है तो यहाँ Q2 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर नीचे कर दो, है ना, ये ध्यान में रख के बनाना होगा, तुम्हारा आंसर सही आएगा। चलो किसी तरह बनाओगे तुम्हारा आंसर निकलेगा। वो रेशियो में है ना, रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन शायद तुम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो, ये मैथमेटिक्स का ही क्वालिटी है, मैथमेटिक्स का गुण है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हम लोग जानेंगे, रिलेशन बिटवीन। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, वाटर गैस टू, वाटर गैस के साथ किसका किसका रिलेशन हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे वाटर गैस के साथ क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, और दैट इज एन, एन का रिलेशन क्या होता है, मतलब आरपीएम का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो बाबू आपको जानकर ये जानना हो, अब इसका क्या होता है रिलेशन, तो वाटर गैस के साथ ना जो रिलेशन होता है किसका, चाहे वो क्वांटिटी हो, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, फिर एनपी का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये आपस में सिंपल प्रोपोर्शनल है। तो इसके साथ अगर एक का स्क्वायर हो रहा तो बाकी का भी स्क्वायर होगा। तो अगर तुम बोलोगे सर इसका मतलब इसको हमको मैथमेटिकल लिखना हो तो क्या लिखें, कुछ मत करो, इसको लिखो वाटर गेज डब्ल्यू जी बाई WG2 बराबर Q1 स्क्वायर बाय Q2 स्क्वायर, ये बन सकता है ना, Q2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो सकता है, बराबर N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर हो सकता है। तुमको जो रहे, अब एग्जाम में मान लो सवाल में क्या है, सवाल में क्या है बाबू, सवाल में मान लो वाटर गेज के साथ वेलोसिटी पूछा है तो बाकी सब हटा दोगे। वाटर गेज के साथ अगर आरपीएम पूछा है तो बाकी सब हटा दोगे। वाटर गेज के साथ अगर क्वांटिटी पूछा तो ये दोनों हटा दोगे। तो जिसका पूछेगा वो उसके साथ तुम फॉर्मूला, तुम जो उसको जो पूछा ना बाकी को हटा के सिंपल तुम बना लो, सिंपल बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, बाकी को हटा के तुम सिंपल इस तरह से फॉर्मूला, ये आपका हो गया फॉर्मूला, और ऊपर में जो लिखे मेरा रिलेशन हो गया। इस तरह से आप इसका रिलेशन को निकाल सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर गेज एंड वेलोसिटी, तो बोलोगे स्क्वायर। अगर ये लिखा रहे मतलब इसको ना अलग अलग तोड़ के लिखना था, हम एक साथ लिख दिए, है ना, इसको अलग अलग जैसे ऐसे लिखना था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, WG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, WG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या N स्क्वायर, ऐसे लिखना था। हम क्या किए, सबको मिला के एक साथ लिख दिए। तुम अपना दिमाग के लिए, तुम अपना सुविधा के लिए इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं इसको तुम यहाँ लिख सकते हो, सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में इसको लिख के फिर इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अपना सुविधा के लिए कि रिलेशन क्या होता है, इंडिविजुअल ऐसा होता है, एक साथ हम ऐसे बोल सकते हैं, एक साथ फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, यही है, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज है। और
वेंटिलेशन में जैसे कुछ लोग, जैसे बच्चे लोग जो होते हैं ना, तुम्हारा क्या बोलता है कि एग्जाम वगैरह में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाला टाइम में, क्योंकि अभी जो टाइम था ना सिनेरियो बदला है। मैं हमेशा एक बात अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों में गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है जब सीएम, देखो आप याद करो अच्छे से, जो गलती करता है 90% बच्चे, ठीक है ना, फॉलो करते, फॉलो मत करो, एडवांस सोचो। जैसे उदाहरण नंबर 1, 2017 में सीएमआर लॉन्च हुआ। अब जो 2018 में एग्जाम हुआ, सीएमआर से सवाल आए, सब बच्चे लोग फोकस किया, सीएमआर पढ़ाइएगा सर, सीएमआर पढ़ाइएगा सर, कोल माइंस रेगुलेशन हो रहा है, कोल माइंस रेगुलेशन हो रहा है, सिंपल बात था। 2021 में जब एग्जाम हुआ, जब डीजे देशमुख से एग्जाम हुआ, 90% बच्चों का ये सवाल है, सर डीजेएमएस पढ़ाइएगा, डीजेएमएस। उस समय आप सीएमआर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमेशा हम लोग पास्ट को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो घटना घटा उस पर फॉलो कर रहे हैं। जब डब्ल्यूसीएल 2018 में एग्जाम लिया, 19 में एग्जाम लिया, उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट था, उसमें क्या सवाल बच्चे लोग पूछे कि सर नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा सर, इसके बारे में पढ़ाइएगा, नॉन टेक्निकल पार्ट तो आपका क्या बोल, सब्सिडरी रिलेटेड पढ़ाइएगा, इस बार कितना आया बताओ। तो ऑलवेज थिंक, आपको हमेशा क्या करना, आगे सोचना है कि अभी ये हो गया तो आगे क्या हो सकता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे ना तो आप हमेशा सफल होगे। अगर आप फॉलो करोगे कि जो घटना घट गई उस पर आप विचार करके चलोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। सो आपका थिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग यही गलती करते हैं। अभी जैसे क्या डीजे देशमुख से सवाल आए, 90% लोगों का फोकस क्या, सर डीजे देशमुख पढ़ाइए कि नहीं। मेरे पास बच्चे लोगों को फोन तो आता ही है, रोज 3-4 बच्चा तो कॉल करता ही है, ज्वाइन भी करता है क्लास। तो तुम बताओ कि 90% बच्चों में सवाल रहता है ना कि सर डीजे देशमुख एलिमेंट वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ाइए कि नहीं। आप उसको फॉलो कर रहे हो, वो कभी आएगा कि नहीं वो गारंटी है। ईसीएल में एग्जाम हुआ, डीजे देशमुख से आया, उसके बाद डब्ल्यूसीएल हुआ, कितना सवाल डीजे देशमुख से आया, एक भी नहीं। तो फिर क्या मतलब है डीजे देशमुख के पीछे पढ़ने का। ये तो कॉमन सेंस है ना भाई अपना, कि एक बार आया दोबारा आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एहतियात के लिए हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज को जानेंगे, ये सही है। लेकिन उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाना कि नहीं, केवल हमको डीजे देशमुख पे ही फोकस करना है, वही मेरा जीवन का आधार हो जाएगा, उसको पढ़ लेंगे मेरा हो जाएगा, ये गलत सोच। उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो इंपॉर्टेंट बुक्स है एक तो, लेकिन उस पर बेस करके हम लोग नहीं चल सकते टोटली। उसके अलावा बाकी चीजों को भी सोचना पड़ेगा। मेरे थिंकिंग हमेशा एग्जामिनर का थिंकिंग से फास्ट होना चाहिए। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जो मेरा एनालिसिस बोलता है, जो मैं सोच पाता हूं, जहां तक मुझे इस बात पे अब हमको लगता है कि आने वाला टाइम में आपको न्यूमेरिकल टाइप सवाल मिलेंगे, क्योंकि गेट का थ्रू कोल इंडिया एग्जाम ले रही है। जो बच्चे कोल इंडिया में हायर रैंक पे जाएंगे वो गेट के थ्रू आएंगे, दे हैव मोर नॉलेज, बहुत नॉलेज होगा, वो लोग न्यूमेरिकल बेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव होते हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी देखो न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस होता है, तो वो एग्जाम में ना 1, 2, 3 सवाल न्यूमेरिकल रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और ये तो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, ऐसा तो मिलना स्वाभाविक है ना। सो आप लोगों को क्या करना है, आपसे थोड़ा सा क्या करना है बाबू, आप लोगों को अपना मैथ्स के साथ न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस रखना है। मैथ पूरा स्टडी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी फोकस रखना, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। हम लोग हमेशा फॉरवर्ड पढ़ाई कर रहे हैं, सो विश्वास आपको करना पड़ेगा कि जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तैयारी के साथ चलो, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, बेहतर होगी, एकदम बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे तो आप बना लोगे ना, आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरा एक रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। पावर के साथ बाकी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। पावर के साथ रिलेशन बिटवीन पावर टू, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, रिलेशन बिटवीन पावर टू, अरे यार क्या मिटा, रिलेशन बिटवीन पावर का क्या बोले हम एचपी से डिनोट करेंगे, एचपी टू किसमें, दैट इज द वही एन वी, मतलब एन का मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट, वी फॉर वेलोसिटी, और पी मतलब प्रेशर। एक काम करते हम लिखते हैं, पी लिखते हैं पहले, वी लिखते फिर एन लिखते हैं। तुमको लगेगा कि एनवीपी है ना, इसलिए हम थोड़ा उल्टा कर दिए। यहाँ पे क्या है, पी का मतलब प्रेशर है, वी का मतलब वेलोसिटी, और एन का मतलब क्या, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। अगर हम एन यहाँ लिखते, पी यहाँ लगता है एनवीपी सर लिखे हैं, ये एनवीपी नहीं है बाबू, है ना। थोड़ा सा और अगर ठीक करना है तो पी एन वी लिख लो, ठीक है, यानी प्रेशर, ठीक है, रोटेशन पर मिनट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना है, इसके बारे में जानना है। तो इसके साथ रिलेशन क्या होता है, तो एचपी के साथ, एचपी पावर के साथ, एचपी पावर के साथ, मोटर का पावर के साथ जो क्वांटिटी होता है ना, उसका, सॉरी क्वांटिटी तो हम लिखे नहीं यार, हम क्या क्या लिखे, सॉरी यहाँ क्वांटिटी होगा ना, प्रेशर नहीं होगा, पावर तो हम लिखे ना, यहाँ क्वांटिटी क्यू होगा, माफ करना, क्यू होगा, सॉरी क्यू होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी के साथ क्या होता है, क्वांटिटी का क्यूब का प्रोपोर्शनल, एचपी के साथ किसका प्रोपोर्शनल होता है, अगर एन का क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और एचपी क्या होता है,
आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का क्यूब के साथ। ये तीनों के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर अब तुम बोलोगे सर एक साथ क्या लिखेंगे, तो एक साथ कैसे लिखोगे, एचपी प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का क्यूब, एन का क्यूब, और वेलोसिटी का क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, वेलोसिटी का क्यूब होगा। अब तुम बोलोगे इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो जैसे फॉर्मूला भी लिखे सीखे वैसे ही लिख दो इसका भी। कैसे लिखोगे, इसका रेशियो यानी एचपी, ठीक है, एचपी बटा एचपी 1 बटा एचपी 2, ठीक है, बराबर क्या होगा, Q1 का क्यूब बटा Q2 का क्यूब, ऐसा होगा। ठीक है, बराबर N1 का क्यूब बटा N2 का क्यूब, ऐसा होगा, है ना बाबू। N2 का क्या होगा, क्यूब होगा, बराबर क्या होगा आपका V1 का क्यूब बटा V2 का क्यूब, ऐसा होगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में ऐसा करके आप बोल, इसमें जो दिया है आप उसके साथ निकालोगे। अगर आरपीएम दिया है तो इसका रिलेशन लिखोगे, अगर क्वांटिटी दिया है तो इसका रिलेशन लिखोगे, अगर इसका दिया तो इस तरह लिखोगे। इस तरह तुम बनाओगे, तुम्हारा हर तरह का न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सब तरह का न्यूमेरिकल को तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सब तरह का न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया आपका। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, क्लास का जो सेशंस का जो पार्ट है हम लोग देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो, कैलकुलेट द, अब हम लोग न्यूमेरिकल को लिखते हैं दोस्तों। ये हो गया ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्लास में मौजूद हर एक बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूछ ले। ठीक है, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। पावर के साथ हम लोग देखें तो क्यूब का रिलेशन होता है, अगर एक साथ एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा होगा, फॉर्मूला में लिखेंगे तो ऐसा होगा, जब कभी देगा तो ऐसा होगा। राहुल सिंह का बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर न्यूमेरिकल भी दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ राहुल, कोशिश करो न्यूमेरिकल दिया जाए। हो गया, ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, एक तो सवाल लिखते, एक तो बहुत अच्छा, उसमें सारा चीज कोशिश करूंगा मैं डाल दो, सारा चीज को डाल दो। ठीक है, लिखा हुआ है, लिखो, द दी द साइज ऑफ गैलरी ऑफ LVC इज लिखो, इज 5 मीटर 5 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, एंड एयर फ्लो रेट इज 120 मीटर पर मिनट। देखो, एक ही सवाल में ना हम लोग सब करेंगे, ध्यान सुन लेना, एक ही सवाल से हम लोग करें, इसी का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करेंगे, और यही सवाल का सारा पार्ट रहेगा, इसी में सब हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर मिनट, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, तो जो एयर फ्लो हो रहा है ना, उसको क्वांटिटी क्या होगा, है ना, एयर फ्लो का क्वांटिटी क्या होगा। सिंपल सवाल है कि एक गैलरी का साइज क्या है, 5 मीटर इंटू 3 मीटर है, और एयर वेलोसिटी कितना है, 120 मीटर पर मिनट है, तो क्वांटिटी क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, कल ही हम लोग इसको बनाए हैं, शायद सेम क्वेश्चन लग रहा है हमको। तो क्वांटिटी बराबर क्या होता है, क्वांटिटी बराबर होता है, हम जानते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये ना होता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी बैठा दो, एरिया का मान कितना है ना, एरिया क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज आपका कितना है, 5 गुना 3 है, अब वेलोसिटी कितना, 120 है, 120 है, ठीक है, नहीं ना है। ठीक है, तो लग रहा है हमको कल इसको हम लोग कल शायद सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है बनाए थे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 1800 हो जाएगा ना, 1800 मीटर की पर मिनट। अब क्या गया, क्वांटिटी निकल गया, कहाँ का, LVC का निकला। ठीक है, अब बोल रहा है, ठीक है, इतना आपका आ गया, 1800 आ गया। अब इसका स्टेप 1 था, है ना, स्टेप 1। अब स्टेप 2, इसी का स्टेप टू में क्या बोला है, ठीक है, स्टेप 2 में बोला है, स्टेप 2 में बोला है, इसी का सवाल है ये वाला, स्टेप 2 इसी का सवाल है, ध्यान से देखो। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ हाइट एंड विथ, देखो, हाइट एंड विथ ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंटेक इज, ठीक है, इज कितना है, डिस्ट्रिक्ट इंटेक का हाइट एंड विथ, तो इसका हाइट है तुम्हारा 3 मीटर एंड विथ है एंड 4 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
एयर वेलोसिटी, द एयर वेलोसिटी इज, आपका वहां पे जो एयर वेलोसिटी कितना हो रहा है, वहां पे जो एयर वेलोसिटी फ्लो हो रहा है इज, ठीक है, कितना हो रहा है 1600, सॉरी माफ करना, और कितना हो रहा है 160 मीटर पर मिनट, 160 मीटर पर मिनट, ठीक है, 160 मीटर पर मिनट। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, कैलकुलेट माफ करना, कैलकुलेट इसमें दो सवाल है, ए नंबर, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी में छोटा लिख रहा है, ठीक है, क्वांटिटी, अब बी नंबर वी क्यू, दोनों सवाल है, ठीक है, क्वांटिटी भी निकालना और वी क्यू दोनों निकालना है, ठीक है। देखो मेरे पास न्यूमेरिकल कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिंपल बात जान लो, मेरा मन में जो आया, मेरा मन में लगा कि हाँ ऐसा सवाल एक देना चाहिए बच्चों लोगों के लिए समझने के लिए, तो हम दोनों दे दिए, तो यहाँ से वी क्यू भी निकल जाए, क्वांटिटी भी। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, तो क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है फिर से देखो, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू टी वाई बराबर क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो एरिया का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 और 4 साइज का है, तो 3 इंटू 4 कर दो, अब वेलोसिटी कितना 1600, 160 है, 160 बैठा दो, है ना, गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका, गुना करके बताओ कितना आ रहा आपका, है ना, 4 तिया 12 गुना 16, तो कितना होगा 0, 12 है ना, 16 दूना 32, 12 से 72 के 2 हाथ में 7, और 12 और 7, 12 7 कितना होगा 12 7 19, है ना। आई थिंक 1920 के आसपास आ रहा है, इतना आएगा आपका, इतना मीटर क्यूब पर मिनट आएगा, इतना आ रहा है, लगभग इतना ही आ रहा है, इतना पर मिनट, लगभग इतना आ रहा है, हाँ 1920 1920 है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, अब आपको बोला सेकंड पार्ट, दैट इज द वी क्यू, ये वाला पॉइंट हमको यही सिखाना था, इसीलिए इतना तामझाम करना पड़ा, है ना। वी क्यू, जब तुम वी क्यू निकालोगे तो वी क्यू निकालने के लिए क्या होता है, वी क्यू निकालने सिंपल हम जानते हैं कि एयर क्वांटिटी कहाँ का, एलवीसी का, ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना, दिख रहा ना भाई, हाँ दिख रहा है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, एयर क्वांटिटी कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट इनटेक है ना, डिस्ट्रिक्ट इनटेक का इंटू क्या होता है 100 होता है, बस को सॉल्व करना है। तो वी क्यू में एलवीसी में कितना निकला था, देखो ये एलवीसी का निकला था ना, हम लोग तो ये एलवीसी का निकाले थे ना, तो एलवीसी का था ना, यहाँ पे एलवीसी का कितना निकला था 1800 था, 1800। तो डिस्ट्रिक्ट इनटेक में कितना निकला आपका 1920 निकला, 1920 इंटू कितना कर दोगे 100, ठीक है, परसेंट में लिया, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से वी क्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा वीई क्यू। आप किसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डेटा थोड़ा सा अजीब जैसा हो गया है, थोड़ा डेटा अजीब जैसा हो गया, काटोगे तो कट जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना, काटोगे तो तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है, तुम्हारा कट जाएगा यार, अरे ना, हाँ कट जाएगा, देखो ये 0 से 0 तुम काट सकते हो, है ना, 0 से 0 काट सकते हो, ठीक है, फिर इसको तुम काट सकते हो, कौन 3 का टेबल में काट सकते हो, 3 का टेबल में काटोगे तो 60 बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा ना ये, और 3 का टेबल में काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 3 छक 18, 18 और 3 चौका 12, 64 बार में कटेगा। फिर 4 से काट सकते हो, ये कितना बार में कटेगा 15 बार में, ये 16 बार में, ठीक है, इसको 4 नीचे रहेगा और यहाँ पे कितना 25 रहेगा, तो मोटा मोटी तुम इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा एक आंसर निकल कर आएगा, और वही मतलब 25 गुना 15/4, ठीक है, मतलब कुछ डेसिमल में आंसर आएगा वी क्यू का मान, ऑलवेज यही होता ही है, वी क्यू क्या होता है कुछ परसेंटेज डेसिमल में होता है, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा बन जाएगा, कुछ बच्चों ने शायद इस्तेमाल करके बनाया 93.75 आया, तो 93.75 है ना, 93.75%, तो इतना परसेंट आपका वी क्यू निकला। तो इस तरह से क्या कर सकते हो तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, अगर रिलेशन वाला न्यूमेरिकल है तुम ऐसे बना सकते हो, तो मोटा मोटी हर तरह का न्यूमेरिकल हम लोग आज के क्लास में देखें और जाने, ठीक है, एक एक बात को हम लोग सीखें कि न्यूमेरिकल क्या होता है नहीं होता है, किस किस तरह का न्यूमेरिकल, मेनली वेंटिलेशन में इसी तरह का न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है। एक आपका ह्यूमिडिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो हाइग्रोमीटर में टेस्ट करते हैं हम लोग, तो उसको जो हम लोग करेंगे तो उसमें भी हम लोग जान लेंगे कि उसमें किस किस तरह का न्यूमेरिकल आता है और क्या क्या है, ठीक है। तो तुम लोग मोटा मोटी, मुझे जहां तक उम्मीद है जो चीज मैं समझाने का लिए आज क्लास था स्पेशली, वो सारा बात तुमको आज क्लास में समझ में आया होगा, ठीक है, सारा बात आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या करना था, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट है, कोई किसी चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो रिक्वेस्ट है कि पूछ लो, ठीक है, किसी को अगर कोई समस्या हो रहा है, कोई चीज को नहीं समझ में आया होगा, और इस वीडियो को तुम देखोगे ना, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसमें मैं इतना बारीकी से समझाया हूँ कि तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो क्लास में मौजूद अगर बाकी बच्चों को समझ में आया है तो तुमको तो समझ में आना स्वाभाविक बात है बाबू, ये तो सिंपल बात है ना,
तो बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत बेसिक तरीके से। यहाँ से ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल तो बहुत टफ है वेंटिलेशन में, तुम सोच नहीं सकते हो उस स्टैंडर्ड का है ना। सब तरह का न्यूमेरिकल होता है, लेकिन हम एक तो बेसिक न्यूमेरिकल दिए। ये सारे एग्जामिनेशंस में आपके समय में आने का उम्मीद है ना। तो इसलिए अपना नोट्स में इसको शामिल कर लो, ताकि आपको किसी तरह से कभी डर ना लगे अंदर से कि सर मेरा तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हो ना यार, सब इंसान जानते एग्जाम में हारता नहीं, वो सबसे पहले अपने आप से ही हार जाता है। उसके मन में अगर डर बैठ गया ना कि एग्जाम में तो टफ सवाल आएगा, हम तो इतना पढ़े ही नहीं है, तो उसी समय फेल हो जाता है ना। आप इतना अगर पढ़ के जाओगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि तुमको फेल होने का कोई उम्मीद ही नहीं। तुमको सिंपल को दिमाग में लगेगा हम तो इतना तैयारी करके आए हैं कि मुझे तो कहीं से छूटने कोई सवाल ही नहीं है ना। ये सबसे बड़ा बात है। तो दैट्स वाई आप लोग इसको कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। आप लोग की तैयारी बेस्ट लेवल की है। कल हम लोग यूट्यूब में लाइव सेशंस करेंगे, 8:30 से होगा, ठीक है। और यूट्यूब में लाइव सेशंस कल सैटरडे लाइव सेशंस होगा, और नेक्स्ट डे संडे का आपका एग्जाम होगा। तो मोटा मोटी इस वीक का लगभग हर एक दिन, मतलब अप टू हमको लग रहा है सोमवार से लेकर संडे तक कंटिन्यू आप लोग क्लास चला है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार यूपीपीएससी का तैयारी था। बृहस्पति, शुक्र आप लोग का वेंटिलेशन का फिर से क्लास चला। शुक्रवार को कल यूट्यूब पे, शनिवार को कल यूट्यूब में लाइव सेशंस है, और संडे को फिर एग्जाम है। तो लगभग 7 दिन कुछ ना कुछ पढ़ाया गया है, और अच्छे से पढ़ाया गया है। जीवन में बाबू देखो, मेरे पास पढ़ोगे ना, तो मेरा जितना एफिशिएंसी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उतना एफिशिएंसी के साथ आपके साथ जुड़ूं और पढ़ाऊं। जितने भी चीज मुझसे हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन आपको ही पता है कि मेरा भी फैमिली है, शादीशुदा इंसान, परिवार है ना। सबके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। तो मुझे बाकी के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी के प्रति भी केयर करना पड़ेगा। तो सब चीज को थोड़ा बैलेंस बना के चलना होता ही है। तो मोटे मोटे सेशंस इतना तक था, ठीक है, इतना तक था ये। और ठीक है, ये सारी चीजें थी, आप इसको ध्यान से देख लो कैसे करना नहीं करना है, ठीक है ना। चलो, अब अगर किसी का कोई अभी सेशंस में कोई डाउट है, कोई पढ़ा है कुछ जिसको समझ में नहीं आया, कोई भी चीज ऐसा बात, तो आप मुझसे कॉल पे तो पूछ ही सकते हो, व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ चाहो तो आप मुझे अभी लाइव सेशंस में पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों को जवाब देता हूँ। अब सही बोले सर, बहुत मैनेज कर लेते हैं सर। हाँ, ये तो है, जीवन में तो ऐसे ही कटना होता है यार। ह्यूमिडिटी, राहुल बहुत अच्छा सवाल है। ह्यूमिडिटी देखो राहुल, अभी हम लोगों का ना, हाँ मैं बता देता राहुल, देखो अभी हम लोगों का ना 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना बाकी है, एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एक गैस के ऊपर। हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें हम लोग पीटर ट्यूब, ह्यूमिडिटी, एनोमोमीटर, ठीक है, आपका काटा थर्मोमीटर, इस सब के बारे में जानेंगे, मैनोमीटर, सब के बारे में जानेंगे। तो जब उसमें पढ़ेंगे ना, तो उसमें ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन उसी में देखेंगे कि ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन कैसा होता है। हाइग्रोमीटर जब करेंगे ना, तो उसी में आएगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो है ऐसे। 2 तरह का पंखा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक्सियल फ्लो फैन। ये सब नहीं है, इतना पूछता है यार, कैसे आप लोग जो बार बार इतना सवाल पूछ देते हो। सिलेबस ऑलरेडी पता है ना, मैंने बताया ना कि सिलेबस को मैंने बहुत ज्यादा एडवांस तैयारी करा दी, ठीक है। हाँ, पंखा के बारे में हम लोग एमसीक्यू में लिख लेंगे, हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे ना, तो एमसीक्यू के बारे में लिख दूंगा आपको, एमसीक्यू के बारे में हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक काम करना, जो मेरा ऑफिशियल ग्रुप है ना, किसका, व्हाट्सएप को, उस पर एक बार देखना कि मैंने क्या क्या मैसेज किया अभी तक 1-2 महीने में, सारा मैसेज के ऊपर पढ़ना ऑफिशियल ग्रुप का। और मैसेज पढ़ने के बाद एक बार देखना थोड़ा सा ना, तुम अगर कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करोगे, ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई लिंक वगैरह होगा तो उसमें जुड़ने का प्रयास करना, टेलीग्राम में मेरा। मैनोमीटर में कौन सी कंडीशन में काम या अधिक होता है। मैनोमीटर देखो, मैनोमीटर मेनली काम करेगा अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है ना, तो ज्यादा मैनोमीटर शो करेगा। अगर प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो कम शो करेगा। वो बस प्रेशर डिफरेंस को मापता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पंप। अब ये विकास पंप कहां से आ गए यहाँ पे। पंप तो बहुत तरह का होता है, मोनो पंप होता है, रोटो पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है ना। मल्टी स्ट्रेस टर्बाइन पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, हर तरह का पंप होता है। क्लास हम लोग मैनोमीटर करेंगे, हम लोग पंप, यहाँ पे विकास हर चीज को ना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। सो अभी हम लोग वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं। तुम अभी आज क्लास ज्वाइन की इसलिए तुमको पता नहीं है, 1-2 क्लास करोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। सर मैनोमीटर से इनटेक और रिटर्न एक साथ प्रेशर कैसे चेक करेंगे। काहे नहीं कर सकते, 2 इनटेक का चेक कर सकते हो, इनटेक के साथ रिटर्न। 2 पाइप होता है मैनोमीटर में ना, 100 मीटर लंबा। तो एक पाइप को रिटर्न में ले जाओगे, एक पाइप को इनटेक में रखोगे, बस उसी से मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैनोमीटर में वाटर लेवल क्या शो करता है, मतलब मैनोमीटर देख क्या पता चले। देखो मैनोमीटर में जितना हवा खींचने का क्षमता होगा ना, उतना वाटर लेवल अप एंड डाउन करेगा। तुम सवाल पूछे कि सर मैनोमीटर वाटर लेवल क्या चेक करता है, तो मैनोमीटर में ना जितना, देखो जैसे मान लो ये मेरा मैनोमीटर है, ठीक है, तो जितना मेरा, ये मेरा मैनोमीटर है, ठीक है, तो जितना मेरा मैनोमीटर का मैं फोटो भेजा हूं, आप लोग देख लेना वहां पे।
तो जितना मेरा प्रेशर से हवा खींचेगा, है ना, जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, ये पाइप लगा हुआ है इसमें, है ना, पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पाइप 100 मीटर लंबा पाइप होता है ना, इसको तुम ले जाओ इनटेक में, इसको रिटर्न में रखो। तो यहाँ बाबू क्या बोले हम बोले कि मैनोमीटर से जितना मेरा हवा खींचेगा उतना डिफरेंस आएगा, बस यही। मैनोमीटर वाटर लेवल को रुको मैनोमीटर वाटर लेवल को शो करता है, मतलब मैनोमीटर शो करता है, मतलब मैनोमीटर देख कर क्या पता चलता है, क्योंकि माइंस का डेली एक बार व्यू देखता है। वाटर लेवल, वेरी गुड। देखो वाटर लेवल, अगर मान लो कल वाटर लेवल मेरा था, सपोज मान लो कि सपोज मेरा वाटर लेवल था कल, उदाहरण के तौर पे वाटर लेवल था, वाटर गेज, दैट इज वाटर गेज नॉट वाटर लेवल, वाटर गेज तो मैं मान लेता 20 था, 20 mm, ठीक है। और आज तुम देखने गए वाटर गेज हो गया कितना हो गया, मान लेते 22 mm हो गया, 2 mm बढ़ गया, ठीक है। तो रिलेशन क्या बोलता है वाटर गेज के साथ जो क्वांटिटी का रिलेशन है वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम पंखा में कोई चेंज नहीं किया, पंखा में कोई छिड़काने किया नहीं, ठीक है। होना क्या चाहिए था, पहले जो वाटर गेज के साथ एक रिलेशन था, है ना, यानी WG के साथ WG बाय WG1 बाय WG2 बराबर क्या होगा, Q1 के स्क्वायर बाय Q2 के स्क्वायर, यही ना था, ये था आपका। तो पहले का जो क्वांटिटी था और अभी का क्वांटिटी तुम निकालो, अगर तुम देखोगे कि चेंज हुआ है, बढ़ा है, तो ठीक है, और नहीं बढ़ा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा तुम देख सकते हो। मेनली कभी बढ़ता नहीं, हमेशा घटता ही है ना, बढ़ता नहीं घटता ही। क्वांटिटी बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक, ऐसा गड़बड़ है। इनटेक का हवा देखता है और रिटर्न, देखो इनटेक और रिटर्न के बीच क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए। इनटेक और रिटर्न के बीच में बाबू क्या होता है, एक वेंटिलेशन डोर होता है। और नॉर्मली जब तुम मेजर करोगे ना, तो तुमको जैसे ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, इसमें एक छोटा सा होल बनाना पड़ेगा और उस होल को सील करना पड़ेगा। अब इसका पाइप को तुम रिटर्न में रखो और इसका पाइप को इनटेक में, ऐसा करना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो इनटेक में घुस जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको पैक करना पड़ेगा पूरा। वेंटिलेशन स्टॉपिंग में छोटा सा छेद करके ना, पाइप को पार करके उसको पैक कर देना, तब तुम मेजर कर पाओ। मैं समझ गया आपकी समस्या क्या, आप कैसे पूछना चाह रहे हो। वेंटिलेशन स्टॉपिंग में छोटा सा होल कर दिए, होल करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, और उसमें एक पाइप सेट करके ये करोगे, तब तुम्हारा मेजरमेंट कर लेगा। सर वेंटिलेशन के बाद स्टॉपिंग का टॉपिक पढ़ाइएगा, देखते हैं शिवम क्या टॉपिक होगा। मैं कोशिश करूंगा पहले यूपीपीएससी वालों को जो एग्जाम में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको पहले अपना सेशंस में कंप्लीट कर दूं, ताकि बच्चों लोगों का नुकसान ना हो। सर डिफरेंस बिटवीन बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, देखो दीपक, बैरोमीटर और मैनोमीटर क्या होता है ना, बैरोमीटर क्या करता है, इंडिविजुअल प्रेशर को मापता है, मतलब इंडिविजुअल मतलब सिंगल पॉइंट प्रेशर को मापता है, एक जगह का प्रेशर को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। जो सबसे पहला बैरोमीटर बनाया गया था, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है टेरासेली का बैरोमीटर, जिसको 14 बैरोमीटर बोलते हैं ना, टेरासेली। ये 1 मीटर लंबा पाइप होता है, 1 मीटर लंबा आपका ट्यूब होता है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है ना, इसे मरकरी। इसका रीडिंग आता है 760 mm। आपको ये पढ़ाया गया होगा, आपने इसको पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना, फिजिक्स में पढ़ाया गया उसके बारे में। इसको बोलते हैं बैरोमीटर, ये बैरोमीटर होता है। और ये बैरोमीटर को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी बैरोमीटर। हर एरिया में लगभग हर जहां पे मतलब क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर में जहां पे लेबोरेटरी होता है ना, वहां पे इसको रखा जाता है। इवन आपके कॉलेज के लेबोरेटरी में भी होना चाहिए, होगा कहीं ना कहीं, कि कितना प्रेशर पे आप काम कर रहे हो, अगर कॉलेज बहुत स्टैंडर्ड तरीके का है ना, ये होता है। और मैनोमीटर क्या होता है, तो जहां पर आपको प्रेशर मापना है जिस जगह का, उसको यहाँ ले जाओ, वहां का माप लेगा ही। लेकिन मैनोमीटर क्या करेगा, मैनोमीटर को तुम ले जाओगे प्रेशर मापने, तो नहीं माप पाएगा कभी भी, किसी भी जगह का प्रेशर नहीं माप पाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं। मैनोमीटर को चाहिए क्या, डिफरेंस, इसको चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इसका एक पॉइंट कहीं और एक पॉइंट कहीं, तब ही मापेगा। तो मैनोमीटर को सिंपल एक जगह रखोगे तो नहीं माप पाएगा, है ना, उसका पॉइंट का, ये दो डिफरेंस को मापता है, एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट का डिफरेंस को मापता है यार, और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मापता है, दोनों में ये अंतर है ना। मतलब ये फैन द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर को मापता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, सबसे बड़ा अंतर ये। सर 1 मिनट, क्या VQ के न्यूमेरिकल ठीक से समझ में नहीं आया सर, स्टेप 1 स्टेप 2 को कंबाइन करके सिंगल न्यूमेरिकल बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो स्टेप 1 में क्या था, आपको बोला था LVC का क्वांटिटी, और स्टेप 2 में क्या था आपका डिस्ट्रिक्ट। तो क्वांटिटी अगर आप निकालना सीख गए तो LVC में अगर कभी दे दे, LVC का क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, अगर आपको क्वांटिटी निकालना पता है तो। डिस्ट्रिक्ट इनटेक का क्वांटिटी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, दोनों निकालना बहुत आसान है। इसका क्वांटिटी इसका क्वांटिटी निकाले, सपोज मान लो इसका क्वांटिटी है Q1 और इसका क्वांटिटी है Q2, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। Q1 का वैल्यू है मान लो 800 और Q2 का वैल्यू मैं मान लेता हूँ, इसका वैल्यू है आपका 1000, ठीक है। तो आपको क्या बोला, आपको बोला VQ, तो क्या करो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, LVC बाय,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इनटेक इंटू 100 होता है, अब इसमें बैठा दो, ऊपर में कितना आ गया 800 आ गया, नीचे में कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। और इंटू कितना करोगे 100, इसको काटोगे तो कितना वाला कटेगा 80% आएगा आपका VQ। तो इस तरह से आप VQ को निकाल सकते हैं ना, इस तरह से VQ को निकाला जा सकता है। यही है बेसिक, यही था। आप कैलकुलेट, हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट किए, क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो पहले से, और क्या, कुछ नहीं है। सर बैरोमीटर मैनेजर के, रुको, सर बैरोमीटर मैनेजर के रूम में रखा जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, माइंस में नहीं होता है। अगर माइंस के आसपास कोई बहुत बड़ा कोई हेडक्वार्टर कोई एरिया नहीं है तो फिर मैनेजर अपने हिसाब से बैरोमीटर को रखवा सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानने के लिए रखवा सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा कोई कहीं नहीं है कि रखना ही पड़ेगा। सेल्फ क्लोजिंग टाइप डोर कितने एंगल में इंस्टॉल करते हैं? 70, 80 डिग्री, 10 डिग्री। देखो दो तरह का बात, तुम जो डोर है ना, दरवाजा को तुम किस तरह माप रहे हो, दरवाजा का मापने का तुम्हारा एंगल कौन सा है। देखो अगर इस चीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखेंगे तो तुमको आएगा 10 डिग्री, ठीक है इसका। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे, ये जो इसका जो इंक्लिनेशन है ना, अगर तुम ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखोगे, अगर दीवार के रूफ के साथ देखोगे, रूफ के साथ अगर इसका इंक्लिनेशन देखो 10 डिग्री, लेकिन अगर साइड फ्रेम के साथ देखो, ये दरवाजा क्या था, मेरा दरवाजा को मैं इतना इंक्लाइन करके लगा है ना, समझाओ, दरवाजा को इंक्लाइन करके 10 डिग्री लगा। अगर इस फ्रेम के साथ इसका एंगल देखोगे तो कितना आएगा 80 डिग्री। तो समझने के ऊपर तुम्हारा है, अगर रूफ के साथ देखोगे तो 10 डिग्री और फ्रेम के साथ देखोगे तो कितना आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये है, तो तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो बात है ना, तो ये होता है। तो वो सिंपल बात है, आप जहां पे जैसा रहेगा वो, लेकिन हमको लगता है ना ज्यादा अच्छा जो वर्ड है ना, फ्रेम के साथ ही बोलना चाहिए, यानी 70 से 80 डिग्री वाला ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है ना। मैंने शायद 10 डिग्री लिखा है पर 70 से 80 डिग्री ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है, वो दे दोगे तो ज्यादा बेहतर है। सर शाफ्ट में केज में नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता क्यों है? पूरा ईयर बंद हो जाता है, एकदम सही। देखो प्रेशर बढ़ता नहीं, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है, ठीक है। शाफ्ट में क्या हो रहा है, हवा खींच रहा पंखा, आप कान में क्या है, हवा खींच रहा, इंटेक है ना, हवा खींच रहा, आपका कान में ऑलरेडी हवा गया हुआ है, एक प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है, आप कान से हवा निकाले इसलिए शून्य का महसूस होता है। जो पंखा हवा खींच रहा था, पंखा हर जगह से हवा खींचेगा, उसको जहां मिलेगा, तो आपका कान और बॉडी का जो भी पार्ट में जो हवा पहले से ना उसको खींचेगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके सर, इंस्टीट्यूट थ्योरी के बारे में बताएंगे बोले। इंस्टीट्यूट थ्योरी के बारे में तो अरे बताया हूँ, क्लास में पहले भी पढ़ाया हूँ, जहां पर कोल का फॉर्मेशन, कोल डायरेक्ट क्या होता है, कोल का डिपोजिशन एकदम डायरेक्ट तुम्हारा क्या बोलता है बॉटम में हो जाए, ठीक है, रिवर लेक के बॉटम में होता है ना, उसी को हम लोग इंस्टीट्यूट। दूसरा वीडियो में है अंकित, देखना दूसरा क्लास में, वीडियो नंबर 2 में मिल जाएगा। अच्छा इसका एक मिनट रुको, और क्या सवाल था? वाटर गेज का एक बार और समझा दीजिए विथ फिगर। वाटर गेज क्या होता है? वाटर गेज क्या होता है, मैनोमीटर को बोलते हैं, क्लासेस में भी समझाया मैं इसको। मैनोमीटर ऐसे क्या होता है, ये मैनोमीटर मेरा यू शेप में ट्यूब होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जीरो पे मार्किंग होता है, जीरो मार्किंग होता है, और इसमें 10, 20 इस तरह से होता है। इसमें देखो ये है ना, ये 10, 20 करके रीडिंग होता है ये चीज। एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, ऑलरेडी जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वेंटिलेशन का इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, तो उस क्लास में इसका तो टॉपिक है ही, उस क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे, इसके बारे में क्या है नहीं, इस पे एमसीक्यू वगैरह भी नोट डाउन कर लेंगे, तो वहां पे अच्छा समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। चलो और क्या सवाल है? हो गया, तो हम भी 70 से 80 लिखाए हैं, तो मेरा सही है। अच्छा हम लिखा है 70 से। मैनोमीटर फैन हाउस में सिर्फ रहता है ना सर? हाँ है, तुम्हारा इच्छा जहां भी लगा सकते हो, लेकिन फैन हाउस में रहता है। दूसरा तीसरा वीडियो में, अच्छा ठीक है, देख के बच्चा लोग बता देगा इंस्टीट्यूट थ्योरी के बारे में ना, तुम कंटिन्यू क्लास करोगे उसमें है, इंस्टीट्यूट थ्योरी पढ़ाया है ना, ठीक है ना, सबको पता है, मिल जाएगा। बोले थे इंडिया में इंस्टीट्यूट थ्योरी नहीं पाया था, हाँ सही बोले थे, है ना। तो चलो ठीक है, अब आप लोगों का बाकी बच्चों जिस, अच्छा क्लास में हम पढ़ाया है ना इंस्टीट्यूट थ्योरी के बारे में, है ना, तब है उसके बारे में मैंने बताया है, मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा। ये सब सिंपल चीजें मिल जाएगा, पढ़ोगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब में वीडियो खोल के देखोगे तो मिल जाएगा, है ना। चलो गुड नाइट सभी के लिए। सर आइसोलेशन स्टॉपिंग में भी मैनोमीटर लगा रहता है ना? नहीं नहीं, उसमें सिर्फ टेम्परेचर मापने के लिए उसमें ये थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैनोमीटर नहीं। थर्मामीटर भी लगाते नहीं हम लोग, इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पाइप में मैनोमीटर होता है। अच्छा मैनोमीटर के ऊपर बहुत सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैनोमीटर को लेके टॉपिक सेशंस कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट वाला में, तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, जितना अभी तक जान पाए सीख पाए, ठीक है, उसको रखो, और बाकी जो सवाल है ना सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा इशू नहीं, मैनोमीटर लेके टॉपिक ही करवा दूंगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम।
ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे